नमस्कार साथियों। आज कोई कहानी नहीं, एक बार फिर सिर्फ आप बीती। 3 दशक से अधिक हो गए जब मेरी नियुक्ति एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जनरल मैनेजर पद पर हुई। मेरे बॉस प्रमोद जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और वह दूसरे शहर में हेड ऑफिस में होते थे। एक बार जब वह हमारे प्लांट में आए तो उनके साथ कुछ खर्चों पर विचार विमर्श हो रहा था। उनमें से एक विषय था बोनस वितरण का। जब मैंने उनके सामने वह सूची रखी तो वे उछल पड़े, क्योंकि उसमें कुछ नाम उन कर्मचारियों के थे जो कंपनी छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने पूछा कि ये नाम इस लिस्ट में क्यों है। मैंने कहा कि ये तो कानून है कि जो कर्मचारी कंपनी छोड़कर गए हैं वे भी बोनस के अधिकारी हैं। वह तो एकदम नाराज हो गए। हम उन लोगों को बोनस क्यों दें जो कंपनी के वफादार नहीं है। दोस्तों, मैं समझ चुका था कि उनके सामने कानून की बात करना बेकार था, परंतु क्योंकि वफादारी की बात आ गई थी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहूं। उन्होंने कहा, बोलिए। मैंने कहा कि एक बात बताइए, एक कर्मचारी जो हमारे पास पिछले 20-25 साल से है और हर रोज कंपनी के विरोध में बोलता है, जिसको भी मिलता है कहता है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं ऐसी कंपनी में फंस गया, इस उम्र में अब कहीं और जा भी नहीं सकता, इतनी घटिया कंपनी है, वगैरह वगैरह। और दूसरी ओर एक नया सदस्य कंपनी में आता है और 3 साल में छोड़कर चला जाता है, परंतु जहां भी जाता है सबसे कहता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतनी अच्छी कंपनी छोड़ दी, जीवन में कभी भी दोबारा अवसर मिला तो मैं इस कंपनी में वापस जाना चाहूंगा, ये तो एक आदर्श कंपनी थी। सर, अब आप बताइए, इन दोनों में से वफादार कौन है, जो अनेक वर्षों से हमारे पास है लेकिन रोज बुरा भला बोलता है कंपनी के लिए, या जो 3 साल में चला गया पर सब जगह कंपनी की प्रशंसा करता है। प्रमोद जी के पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु दोस्तों, बॉस तो बॉस ही होता है ना। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, जो भी हो, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो छोड़कर चला गया हम उसको बोनस नहीं देंगे। मैंने कहा, साहब ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी जैसी कंपनी की पॉलिसी। बात खत्म हो गई। प्रमोद जी वापस चले गए। लगभग 1 सप्ताह बाद उनका फोन मेरे पास आया और वह बोले, ग्रोवर, पिछले सप्ताह आप कह रहे थे ना कि कंपनी के पूर्व कर्मचारियों को भी बोनस देना चाहिए। मैंने कहा, हाँ सर, मैं कह तो रहा था, पर आपने कहा कि कंपनी की पॉलिसी है कि नहीं देना, तो दैट्स ओके। वह बोले, नहीं, मुझे लगता है कि आपकी बात ठीक है, हमें उनको भी बोनस देना चाहिए। अब मेरे पास कहने को क्या था, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जरा सोचिए, क्योंकि वह मेरे बॉस थे, मैं चुप भी रह सकता था, पर मुझे लगा कि अपनी बात कहना मेरा कर्तव्य भी था और अधिकार भी, परंतु एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर। और आपने देखा कि मेरी छोटी सी प्रतिक्रिया ने स्थिति को कैसे बदल दिया। कई बार आपको मुश्किल लोगों से निपटना पड़ता है और वास्तव में यह एक आम चुनौती है, खासकर कार्यस्थल जैसे वातावरण में, जहां आप हमेशा इससे बच नहीं सकते। इसी समस्या की ओर ध्यान खींच रही है हमारी आज की टिप। कई बार आपको मुश्किल लोगों से निपटना पड़ता है। आपके कार्यस्थल जैसे स्थानों पर उनसे बचना संभव नहीं है। कठिन लोगों से कैसे निपटना है, यह सीखना आपको अधिक प्रभावी बनाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। सिलसिलेवार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें,
या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशिष्ट योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके साथ काम करना आसान होता है, और उन लोगों के साथ काम करना और भी आसान है जो आपको पसंद करते हैं। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता। देर सवेर आपका वास्ता कठिन लोगों से पड़ता ही है। कठिन लोगों से कैसे निपटना है, यह सीखना आपको अधिक प्रभावी बनाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम स्थिति को समझें। Understand the situation. स्थिति को समझने के लिए आपके पास 4 बिंदु हैं। नंबर 1, रिश्ते को पहचानें। Identify the relationship. व्यक्ति के साथ अपने संबंध की प्रकृति पर विचार करें। क्या वे कोई ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका कभी कभार ही सामना होता है? या कार्यक्षेत्र में कोई सहकर्मी, बॉस या ग्राहक? इससे आप निर्धारित कर पाएंगे कि आपको किस स्तर तक सहभागिता और प्रयास करने की आवश्यकता है। नंबर 2, व्यवहार को पहचानें। Identify behavior. विशेष रूप से कौन सी चीज किसी को आपके लिए मुश्किल बनाती है? क्या यह उनका आक्रामक या निष्क्रिय आक्रामक स्वभाव है, अत्यधिक आलोचना है या कुछ और? नंबर 3, स्थिति को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। Try to see the situation from their perspective. क्या उनके व्यवहार का कोई विशिष्ट कारण है?
क्या वे तनावग्रस्त हैं, निराश हैं या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे हैं? कभी कभी सहानुभूति प्रदर्शित करना ही काफी सहायक हो सकता है। सहानुभूति रखने का मतलब बुरे व्यवहार को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि बेहतर समझ के साथ सहमति बनाने का प्रयास करना है। और नंबर 4, यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित करें। Set realistic expectations. हर कोई नहीं बदलेगा और कभी कभी इस बात को समझने से आप बहुत सारी निराशा से बच सकते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वो क्या है? आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं और सीमाएं। अगला कदम है संचार रणनीतियां तय करें। Determine communication strategies. इसके लिए नंबर 1, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। Set clear boundaries. अपनी सीमाओं और अपेक्षाओं के बारे में बताएं। स्पष्ट करें कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और क्या स्वीकार्य नहीं है। दृढ़ रहें लेकिन सम्मानजनक रहें। नंबर 2, अपनी बातचीत सीमित करें। Limit your conversation. स्थिति को समझते हुए यदि आवश्यक हो और संभव हो तो विनम्रतापूर्वक ऐसी व्यक्ति के साथ का अपना समय कम से कम करें। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब उनका व्यवहार थका देने वाला या हानिकारक हो। नंबर 3, मैं कथनों का उपयोग करें। Use I statements. आरोप लगाने के बजाय इस बारे में बोलें कि उनका व्यवहार आपको कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे अपमानित महसूस होता है जब आप ऐसा ऐसा करते हैं। नंबर 4, सक्रिय रूप से सुनें। Listen actively. बिना किसी टोका टाकी के उनकी बात को समझने की कोशिश करें। किसी कठिन व्यक्ति को सक्रिय रूप से सुनकर उसकी अंतर्निहित चिंताओं को समझें। कभी कभी कठिन व्यवहार अधूरी जरूरतों या निराशाओं से उत्पन्न होता है। नंबर 5, अपनी लड़ाइयां चुनें। Choose your battles. तय करें कि कौन सी स्थितियां संबोधित करने लायक हैं और किन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है। प्रत्येक असहमति के लिए पूर्ण चर्चा, लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 6, समस्या समाधान पर ध्यान दें। Focus on problem solving. दोषारोपण से बचें। गलती किसकी है इस पर ध्यान देने के बजाय, नकारात्मकता में फंसने के बजाय बातचीत को समाधान खोजने पर केंद्रित करें। इससे ध्यान व्यक्ति विशेष से हटकर रचनात्मक समस्या समाधान की ओर चला जाता है। नंबर 7, मुखर संचार का अभ्यास करें। Practice assertive communication. आक्रामक हुए बिना, हठधर्मिता से बचते हुए अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को स्पष्ट रूप से और शांतिपूर्वक व्यक्त करें और इस पूरी प्रक्रिया में अपना ध्यान रखें। Take care of yourself. इसके बिंदु हैं। नंबर 1, भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। Maintain emotional control. इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, परेशान ना हो। याद रखें, उनका व्यवहार उनका प्रतिबिंब है, आपका नहीं। किसी और की नकारात्मकता को अपने पर हावी ना होने दें। कठिन लोग अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। शांत और संयमित रहकर आप झगड़ों को बढ़ने से रोक सकते हैं और उत्पादक संचार पर अपना ध्यान बनाए रख सकते हैं। नंबर 2, सहायता और समर्थन लें। Seek help and support. आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके बारे में किसी मित्र, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या सहकर्मी से बात करें। यदि कठिन व्यवहार बना रहता है या बढ़ जाता है तो विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों, चिकित्सक या सहकर्मियों से समर्थन मांगे जिन्होंने समान स्थितियों का सामना किया हो। यदि आवश्यक हो तो वे सलाह दे सकते हैं या हस्तक्षेप कर सकते हैं। नंबर 3, आत्म देखभाल का अभ्यास करें।
Practice self-care. कठिन लोगों से निपटना थका देने वाला हो सकता है। अपनी सेहत को तरोताजा करने और बनाए रखने के लिए व्यायाम, शौक या सहयोगी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने जैसी गतिविधियों को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। और नंबर 4, हर चीज का दस्तावेजीकरण करें। Document everything. यदि व्यवहार अनुचित या उत्पीड़नकारी है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए इसका रिकॉर्ड रखें। मित्रों, हालांकि मुश्किल लोगों से पूरी तरह बचना हो सकता है हमेशा संभव ना हो, लेकिन इन रणनीतियों को लागू करने से आपको चुनौतीपूर्ण बातचीत को प्रभावी ढंग से संभालने, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने और मन की शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। याद रखें, यह मुख्यतः उन्हें बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को बचाने और उनके व्यवहार के बावजूद प्रभावी ढंग से बातचीत करने के तरीके खोजने के बारे में है। अरिस्टोफेन्स ने 2500 साल पहले कहा था, आप केकड़े को कभी भी सीधा चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए आप पूरा ध्यान दीजिए अपने प्रयासों पर, अपनी यात्रा पर और बढ़े चलिए शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।